अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कशफ वॉइस पुरअसरार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। That is the way he lived. That is what he leaves us. नाज़रीन, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला से उम्मीद है अल्लाह ताला सबको अपने ज़बान में रखे, आमीन। ये रमज़ान शरीफ का महीना है, आप लोग भी मुस्तहिक़ लोगों को अपनी खुशियों में शामिल कीजिए। अल्लाह ताला इस महीने में तमाम मुसलमानों को जो कि इस दुनिया में नहीं है उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। चलते हैं कहानी की तरफ। मग़रिब का वक्त था, हर तरफ मग़रिब के अज़ानों की सदाएँ गूंज रही थी। वो अभी नहा कर निकली थी और मग़रिब के वक्त वो खुले बालों के लिए गैलरी पर आ खड़ी हुई थी। ये जून का महीना था, सख्त गर्मियाँ थी, हर तरफ हब्स का माहौल था। तभी उसे अपने करीब ठंड का एहसास हुआ। बाल हवाओं के ज़ेर असर उड़ रहे थे। वो दोनों हाथों को एक दूसरे में पैवस्त करके फूंके मारने लगी। ठंड जैसे पसलियों में घुस रही थी। इसके कान की लुएं सख्त गर्म हो गई कि उसे इस चीज़ का एहसास होने लगा। तभी ज़ोर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। निम्रा ने नीचे झांका तो वो इनके घर की तरफ ही देख रहा था और भौंक रहा था। एक तो इतनी ठंड पता नहीं कैसे शुरू हो गई और ऊपर से ये कमीना कुत्ता भौंके जा रहा है। ओए हश हश, वो इसे भगाना चाह रही थी मगर वो इधर देखकर बहुत ज़ोर से भौंक रहा था। भाई इस कुत्ते को क्या हो गया? वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। निम्रा बीबी, ये जंगल है, ये सब तो होना ही होगा, गुजारा करो। वो खुद ही से गुफ्तगू कर रही थी। ओए कुत्ते मियाँ, यहाँ क्या नज़र आ रहा है? वो थोड़ा ऊपर होकर हाथ हिलाती ज़ोर से बोली। तभी उसे अपने करीब किसी की सरगोशियाँ सुनाई देने लगी। वो यकदम घबरा से गई थी। मैं नज़र आ रहा हूँ? उसे अपने पीछे किसी मर्दाना आवाज़ आई तो वो खुद में सिमट सी गई। निम्रा को ये आवाज़ बहुत अजीब सी लगी। डर दिल में कहीं कुंडलियाँ मार रहा था। इसने थूक निकला और पलटी। उसे वहाँ किसी का साया नज़र आया और गायब हो गया। ये कौन था और कहाँ गया? वह हैरत से इधर उधर देखने लगी। जब भी उल्फत बेगम की आवाज़ पर वो सोचों से बाहर निकली जो इसके कमरे में मौजूद उसे चीख चीख कर पुकार रही थी। निम्रा ने सर पर हाथ मारा। अब खैर नहीं, वो बड़बड़ाई और फिर दोबारा नज़रें दौड़ाकर वो अंदर की जानिब बढ़ गई। तुम कहाँ गई थी और ये क्या हालत बनाई हुई है? दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा और बाल क्यों खोले हुए हैं? तेरे अब्बा को मना भी किया था कि यहाँ घर ना ले, शहर ही ठीक है। एक तो जंगल में घर और ऊपर से सामने ही कब्रिस्तान। मुझे तो हर घड़ी खौफ रहता है कि जवान जहाँ लड़की है और ये जंगल, या अल्लाह मैं क्या करूँ? वो सर पकड़ कर बैठ गई। अरे अम्मा रिलैक्स, कहीं नहीं गई थी, यही गैलरी में खड़ी थी, इसने तामुल से कहा जबकि उल्फत बेगम ने झटके से सर उठाया। तू मगरिब के वक्त इस हालत में गैलरी में गई थी? हाय रे निम्रा, मैं तेरा क्या करूं? तुझे कब अकल आएगी लड़की? उन्होंने अपना माथा पीटना शुरू कर दिया और निम्रा को भी वो वाक़या याद आया तो वो अब भी थोड़ी सी घबरा गई। अपनी अम्मी की हालत देखकर उसने अपने साथ होने वाला वाक़या बताना बेहतर ना समझा, इसलिए खामोश हो गई और ये सब बात के लिए छोड़ दिया। अरे मेरी प्यारी अम्मा, अब नहीं जाऊंगी, बस तुम खुश हो जाओ। वो इनके सामने घुटनों के बल बैठते हुए मोहब्बत से कहने लगी।
पक्का ना? इन्हें खदशा सा हुआ। जी मेरी प्यारी अम्मा, पक्का, वो उनका माथा चूमते हुए बोली। तो वो पुरसुकून सी होकर चली गई। निम्रा ने सांस खारिज की और चलती हुई साइड टेबल तक आई और दराज से ताला चाबी निकाली और गैलरी के दरवाजे पर लगा दिया और चाबी वापस दराज में रखकर पुरसुकून होकर सो गई। मगर वो नहीं जानती थी कि एक नई मुसीबत इसका इंतज़ार कर रही है। सुबह का सूरज निकला तो वो सब बेदार हो गए थे। वो तैयार होकर नीचे आई तो नौकरानी टेबल पर नाश्ता सजा रही थी। निम्रा ने खामोशी से नाश्ता किया। अम्मा, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी, निम्रा ने उल्फत बेगम से कहा तो वो उसे घूरने लगी। अरे अम्मा, आ जाऊँगी ना, कहीं नहीं जाऊँगी। वो इन्हें मुतमईन करके तेज़ी से निकल गई, कहीं अम्मा रोक ही ना ले। वो अपनी DSLR गले में लटकाए जानवर की तस्वीर बना रही थी। इसे वहाँ एक सियाह रंग का बिल्ला नज़र आया जो दर्द से कर्रा रहा था। निम्रा को उसे देखकर बहुत अफसोस हुआ। उसने पहले इसकी 2-3 तस्वीरें निकाली और फिर इसे उठाए घर के जानिब रवाना हो गई। अभी वो घर में दाखिल ही हुई थी कि सामने ही अम्मा लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ बांधे उसी की मुंतज़िर थी। उसने नफ़ी में सर हिलाया और घर में दाखिल हुई। ओए, ये किस मनूस काले बिल्ले को ले आई हो? वो इसे टोकती हुई बोली। बिल्ले ने इन्हें बुरी तरह घूरा था। अरे अम्मा, इसे चोट लगी है, ठीक हो जाएगा तो इसे वापस जंगल में छोड़ाऊंगी। वो इन्हें तफसील से आगाह करती ऊपर चली गई। या अल्लाह, इस लड़की को हिदायत दे, ना जाने क्यों मेरे दिल में हौल उठ रहे हैं, जैसे कुछ ना कुछ ज़रूर गलत होने वाला है। निम्रा एक खूबसूरत और जवान लड़की थी जिसे देखकर सबके मुंह से तारीफ़ी कलमात निकलते थे, इसीलिए उल्फत बेगम परेशान रहती थी। ऊपर से उसकी मशकूक हरकतें इन्हें और परेशानी में मुब्तला करती थी। निम्रा के अब्बू तो पुलिस में होने की वजह से 2-3 दिन तक घर से बाहर ही रहते थे। वो उस बिल्ले को लिए अपने कमरे में आ गई और इसका बैंडलिश करके उसे सोफ़े पर डाल दिया। वो बस उसे ही देखे जा रहा था। बिल्ला फ़ौरन उठा और गैलरी पर पहुंचकर उछलने लगा। निम्रा ने मुस्कुराकर उसे देखा और दराज से चाबी निकालकर गैलरी का दरवाज़ा खोल दिया और हैरत की बात, उसके दरवाज़ा खोलने के बाद वो वहाँ से हटकर उसी के बराबर सो गया। उसकी हरकतें ये जैसे किसी इंसान की तरह थी। वो ठिठक सी गई थी लेकिन अपना वहम समझकर सर झटक दिया था कि एक बिल्ला क्या इंसान हो सकता है? नहीं, मगर ये बिल्ला मुझसे डर क्यों नहीं रहा? वो सोच में पड़ गई थी, कहीं अम्मा का शक सही तो ना हो। वो परेशानी से सोचने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उफ़, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। वो सर झटक कर रह गई। वो लाउंज में बैठी तस्वीरें देख रही थी, तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और हाथों में लर्जिश पैदा हो गई। ये कैसे हो सकता है? वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नुमायाँ हो गई थी। सब जानवरों की तस्वीरें ठीक ठाक थी, मगर 2 तस्वीरें जो बिल्कुल खाली थी, इसमें कोई जानवर नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है? उसमें उस बिल्ले की तस्वीरें नहीं हैं और ये दोनों पिक्चर्स मैंने तो उसकी तस्वीर ली थी, लेकिन ये है ही नहीं। वो थूक निकलते हुए बोली और तेज़ी से अपने कमरे की जानिब बढ़ी, जहाँ वो बिल्ला गैलरी की दीवार पर मज़े से बैठा था और सामने पड़ा गोश्त का टुकड़ा जाहिलों की तरह खा रहा था, जो किसी इंसान नुमा गोश्त की तरह था। निम्रा को इससे खौफ आने लगा। बिल्ले के मुंह पर खून लगा हुआ था और इसके ब्लू आंखें सुर्ख हो रही थीं और पंजे के नोकीले नाखून में भी सुर्ख हो रहे थे, यानी कि उसके पंजों में भी खून लगा हुआ था। ये तो एक फितरती बात थी, लेकिन इसका अंदाज़ बेजाराना था, जैसे कोई जंगली खा रहा हो। निम्रा की तो जान फना होने लगी। वो अपना वजूद घसीटते हुए गैलरी में आई। बिल्ले को जैसे ही किसी के आने का एहसास हुआ, इसकी एक एक चीज़ नॉर्मल होने लगी। गोश्त का टुकड़ा गायब हो गया था। इसके पंजों का खून आहिस्ता आहिस्ता मिटना शुरू हो चुका था। मुंह पर लगा खून भी साफ़ हो चुका था और जब निम्रा ने उसकी आंखें देखी तो वो वापस नीली हो गई थी। निम्रा ने उसे फ़ौरन उठाया और तेज़ी से कमरे से निकल गई। वो 2-3 सीढ़ियाँ उतर रही थी
उसे अपना होश नहीं था, उसे बस इस बिल्ले को वापस जंगल में छोड़ना था। उल्फत बेगम उसे पीछे से आवाज़ें दे रही थी, मगर अभी वो होश और आवाज़ में नहीं थी। इसके जहन में वो मंजर तेज़ी से गर्दिश कर रहे थे। किसी की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दे रही थी। सुनने समझने की सलाहियत मफलूज हो चुकी थी। इसने अपनी भागती टांगों को जंगल में आकर ही ब्रेक लगाया था। इसने बिल्ले को फेंकने के अंदाज में नीचे रखा था, जिससे इसने एक ज़ोर की धार निकाली थी। निम्रा सहम कर 2 कदम पीछे हटी थी और पलट कर भागने लगी थी। बिल्ले की धारें तेज़ तर होती जा रही थी। निम्रा ने पीछे मुड़कर ना देखा और उसे ऐसा लगा अगर उसने पीछे पलट कर देखा तो वो बिल्ला इसे नहीं छोड़ेगा, वो शायद उसे मार डालेगा। उसकी सांसें फूल रही थी, पाँव दौड़ लगा कर शल हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे इसका कहीं रेस का मुकाबला चल रहा हो। अगर वो रुकी तो वो हार जाएगी, ऐसा उसको महसूस होने लगा, और अगर वो रुकती तो वाकई में वो हार जाती। रेस तो नहीं मगर ज़िंदगी की बाजी ज़रूर हार जाती। इसने घर आकर सांस बहाल किया था और दरवाजे की चौखट पर गिरकर बेहोश हो गई थी। चूँकि आज इतवार का दिन था, इसलिए निम्रा के अब्बू अशरफ साहब की भी छुट्टी थी और वो लाउंज में बैठे अखबार का मुताला कर रहे थे। किसी के गिरने की आवाज़ पर उन्होंने अपना सर अखबार से निकाला तो निम्रा को पड़ा देखा। वो घबरा गए थे। निम्मी, मेरी जान, वो तड़प पर उसके पास आए थे और उसे उठाकर ऊपर की जानिब भागे थे। उल्फत बेगम इनकी चीखों पुकार सुनकर खुद भी तेज़ी से ऊपर की जानिब बढ़ी थी और सामने निम्रा को बेसुध देखकर उनके हाथ पांव फूल गए थे। निम्रा, मेरी बच्ची, क्या हुआ है? वो इसके सराहने बैठकर इसका गाल थपथपाने लगी। अशरफ, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? वो रो रही थी। मैंने डॉक्टर को कॉल की है। उल्फत, हमारी निम्मी को कुछ नहीं होगा, वो इनको हौसला देते हुए बोले। हालांकि वो अपनी इकलौती लखते जिगर को देखकर खुद भी डर गए थे। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ गया था। क्या हुआ है डॉक्टर, मेरी बच्ची को? कुछ नहीं, इनको टेंशन की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हुआ गया था और कोई मसला नहीं है। मैंने इन्हें सुकून आवर इंजेक्शन लगा दिया है। अभी वो सो रही है, थोड़ी देर तक ये होश में आ जाएगी। आप ये दवाइयाँ खिलाएं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। उन्होंने नुस्खा उनकी तरफ बढ़ाया। शुक्रिया डॉक्टर, आप आए, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। उन्होंने मुस्कुराकर नुस्खा थमाया और इन्हें छोड़ने के लिए बाहर की जानिब आ गए। डॉक्टर चले गए तो वो भी दवाइयाँ लेने के लिए चले गए थे। वो थोड़ा सा कसमसाई तो इसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली थी और अपने ऊपर उसी बिल्ले को झुके देखकर वो चीख मार कर उठ बैठी थी। उसका वजूद थर थर काँप रहा था। डॉक्टर चले गए। वो निम्रा, मेरी बच्ची, क्या हुआ? उल्फत बेगम, जिनकी अभी आँख लगी ही थी, इसकी चीख पर वो हड़बड़ाकर उठ गई। अम्मी, ये बिल्ला, वो हकलाई थी। अरे ये वही तो बिल्ला है बेटा जो तू लेकर आई थी। अब क्या हुआ? वो इस बिल्ले को देखकर नागवारी से बोली। मगर इसे दफ़ा करे। तू बता, तू ठीक है? उन्होंने इसका पसीने से तर चेहरा अपनी जानिब मोड़ा तो निम्रा ने सर असबाब में हिला दिया। चल तू आराम कर, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ तेरे लिए। वो इसका गाल थपथपाई उठकर चली गई। तभी अजानों की आवाज़ आने लगी। निम्रा ने सामने लगी वॉल क्लॉक पर देखा तो वहाँ मगरिब के अजान का वक्त हो रहा था। इसके दिमाग में झमाका सा हुआ। वो हमेशा मगरिब के वक्त ही दिखाई देता है। अगर ये बिल्ला कोई और हुआ तो अपना सब कुछ बदलेगा ज़रूर, वो सोचती हुई बोली और अपने ऊपर से कंबल हटाकर वो उठकर खड़ी हो गई। पाँव में चप्पल पहनकर वो गैलरी की दरवाजे की तरफ धकेलती हुई खड़ी हो गई। वो वापस देखने लगी। कुत्ता आज भी भौंक रहा था और आज उसे इस कुत्ते के भौंकने का मफहूम समझ में आ गया था। अचानक इसके जिस्म में ठंड तारी होने लगी थी। उसे अपने करीब फिर किसी का एहसास हुआ तो वो बगैर देर किए पलटी। सामने वो बिल्ला बैठा था। आज इसका वही रूप था जो उस दिन था। सुर्ख होती हुई आंखें, खून से लथपथ मुंह और नोकीले नाखूनों पर भी खून था, जिसमें अजीब सी महक उठ रही थी। शायद वो किसी इंसान का खून था। तभी निम्रा की नज़र सामने लगे शीशे पर पड़ी और वो हक्का बक्का सी अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगी। इसके चेहरे पर किसी चीज़ के मारने का निशान थे और यह खून निम्रा का ही था। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? वो बामुश्किल बोली। बिल्ले ने कोई जवाब नहीं दिया।
मैं जानती हूँ तुम बिल्ले नहीं हो, वो चीखी थी। तभी वो बिल्ला गर्दन झुका गया और एकदम वहाँ धुंध सी होने लगी। निम्रा ने चेहरे के सामने दोनों हाथ रख दिए। आहिस्ता आहिस्ता वो धुंध मिटती गई और जब उसने सामने देखा तो उसके औसान ख़त्म हो गए और वो चीखना चाहती थी, मगर हलक में से इसकी आवाज़ चीख के अटक कर रह गई। और वो बहुत ख़तरनाक हद तक खौफनाक शख्स था और शायद वो इसी कब्रिस्तान का था। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत था, मगर तुम जैसी ही खूबसूरत लड़की ने मुझे धोखा दिया था। तो फिर वह खिलाई, तो फिर ये कि अब मुझे तुम पसंद आ गई हो और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, और अगर किसी ने तुम पर नज़र डाली तो मैं उसे भी ख़त्म कर दूँगा। वो सरगोशिया अंदाजे में उससे बोला और इसका गाल थपथपाया। मम प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा आखिर बिगाड़ा क्या है? वो मिन्नत करते हुए अंदाज में बोली। अरे ऐसे कैसे? मुझे तुम पसंद आई हो और मुझे जो पसंद आता है मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसकी आवाज़ भी इसी की तरह ख़तरनाक थी। निम्रा को अपने हाथ पांव ठंडे पड़ते महसूस हुए। इसने ज़ोर से आंखें मीच ली और अगले ही पल वो जिन इसके अंदर घुस गया था। निम्रा को समझ नहीं आया और जब आया तब तक वो किसी और के कब्ज़े में हो चुकी थी। अब ये मेरी है, वो निम्रा के जिस्म में मौजूद था और कहका लगा कर हंसा था और वापस चलकर बेड पर आकर लेट गया। इसने अपने बाल पोनी से आज़ाद कर दिए थे और आगे कर लिए थे। इसकी आंखें सफ़ेद हो गई थी, मगर किसी की आहट पर वो बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई थी। बेटा ये खाना खा लो। उन्होंने खाने की ट्रे इसकी जानिब बढ़ाते हुए जिसे इसने धाड़ते हुए फेंक दी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से बुढ़िया, वो धाड़ा था। और उल्फत बेगम तो इसके अंदाज़ पर हैरत के समंदर में गोताज़न हो गई थी। ये क्या कह रही हो निम्रा? उन्होंने हैरत से कहा। मैंने कहा दफ़ा हो जा, नहीं तो मैं इसको नुकसान पहुँचाऊँगी। वो समझी वो गुर्राया था और उल्फत बेगम को इसका लहजा कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। मेरी बच्ची, ये क्या हालत बनाकर रख दी है अपनी? वो नम लहजे में बोली थी। इस जिन ने इस ज़ोर का धक्का दिया कि वो बेड से नीचे गिर गई। इन्हें कुछ गड़बड़ लगी और वो भागती हुई कमरे से निकल गई और लाउंज में आकर टेलीफोन में किसी का नंबर डायल करने लगी। हेलो अशरफ साहब, प्लीज़ जल्दी घर आ जाएं, वो रोते हुए बोली और कॉल काट दी। थोड़ी ही देर में अशरफ साहब आ गए थे। क्या हुआ है बेगम? वो परेशानी से बोले। अशरफ साहब, मुझे निम्रा ठीक नहीं लग रही है, आप मेरे साथ चलिए, वो घबराती हुई बोली और इन्हें खींचती हुई ऊपर ले गई। ये देख ले। उन्होंने सामने देखा तो सब कुछ ठीक था और निम्रा पुरसुकून से सो रही थी। उल्फत बेगम की आंखें फैल गईं। यहाँ तो कुछ नहीं है बेगम, वो हैरत से बोले। मेरा यकीन करें अशरफ साहब, निम्रा अभी ठीक नहीं थी, वो रोते हुए बोली। बेगम, आपका वहम होगा, आपको लगता है निम्रा की ज़्यादा ही फ़िक्र हो गई है, इसीलिए आप ऐसा कह रही हैं। वो इन्हें दिलासा देते हुए बाहर निकले थे। आप मेरी बात का यकीन करें, वो तासुफ से बोली। अच्छा, आप एक काम करें, किसी मौलवी को बुलवा ले, बस मेरा वहम दूर कर दे, वो हाल पेश करते हुए बोली। तो इन्हें भी यही ठीक लगा। ठीक है बेगम, अभी आप सो जाइए, हम सुबह देखते हैं। वो इन्हें तसल्ली देते हुए कमरे में ले गए। वो समझ तो चुके थे कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उल्फत बेगम को इतना बड़ा वहम नहीं हो सकता था। वो पूरी रात इनकी आंखों में कटी थी। सुबह सवेरे ही वो अपने जानने वाले मौलवी को ले आए थे। वो जैसे ही इन्हें लेकर आए, वो घर में कदम रखने से पहले ही रुक गए। यहाँ कोई गैर मखलूक है, वो पूरे घर को देखते हुए बोले। जी मौलवी साहब, तभी तो मैं आपको लेकर आया हूँ, प्लीज़ आप इसे यहाँ से दूर ले जाइए, वो मिन्नत करते हुए बोले। उन्होंने एक पत्तों की लड़ी पर कुछ पढ़ा और वो अशरफ साहब की जानिब बढ़ाया। ये यहाँ दरवाजे के बीच में बांध दो, इससे वो मखलूक बाहर नहीं जाएगी। वो संजीदगी से बोलकर अंदर की जानिब बढ़ गए और अशरफ साहब ने वो उनके कहने के मुताबिक ही बांध दी। कहाँ है तुम्हारी बेटी? ऊपर कमरे में। सुबह में कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, इसीलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, कहीं वो बाहर ना निकल जाए, वो सब बताते हुए बोले। कहाँ है इसका कमरा? वो तस्बीह के दाने गिराते हुए बोले। आइए मैं आपको ले चलूँ। उन्होंने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। नहीं, तुम मुझे बता दो, तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा।
वो हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए बोले तो वो इन्हें कमरे तक ले गए और ख़ुद बाहर खड़े हो गए। दरवाज़ा खुला देखकर वो परेशान हो गए। बच्चे, तुम तो कह रहे थे कि तुमने दरवाज़ा बंद रखा था। वो पेशानी पर बल डालकर बोले, जी मैंने बंद कर दिया था। वो उलझकर बोले, कहीं मेरी बीवी ने तो। एकदम इनके जहन में झमाका सा हुआ। अगर ऐसा है तो ये ठीक नहीं है, इससे मेरे आने का इल्म हो गया होगा। तुम्हारी बीवी को ख़तरा है। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उल्फत बेगम ऊपर को उठी हुई थी और हाथ पैर मार रही थी। अशरफ, मुझे बचाइए अशरफ। वो गले पर हाथ रखे गिड़गिड़ा रही थी। हाँ ये बाबा ये क्या? वो परेशान से हो गए। उन्होंने कुछ पढ़ा तो वो नीचे को आ गई। निम्रा कहाँ है उल्फत? अशरफ साहब ने पूछा तो उन्होंने गैलरी की तरफ इशारा किया। वो सब गैलरी की जानिब बढ़े। जो गैलरी की दीवार पर बैठा गोश्त की कच्ची बोटियाँ चबा रहा था वो भी किसी इंसान का गोश्त था। मौलवी साहब ने उन्हें हाथ के इशारे से पीछे रहने को कहा और गैलरी का दरवाज़ा बंद कर दिया। गैलरी का दरवाज़ा बंद होने पर उसने अपने शुगल से हाथ रोका था और खा जाने वाली नज़रों से मौलवी साहब को घूरा था। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं इसे यहाँ से कूद जाऊँगा और ये लड़की मर जाएगी। वो अपनी मर्दाना आवाज़ में बोला। मौलवी साहब आंखें बंद करके किसी चीज़ का विर्द करने में महफ थे। उन्होंने एक मिट्टी की प्याली से मिट्टी निकाली और हथेली पर रख कर फूंक मारी। वो इतनी सी मिट्टी भी इसको हिलाकर रख दिया और वो चीखने लगा। आप लोग जल्दी से रस्सी का बंदोबस्त करें। उन्होंने हिदायत दी और दोबारा आंखें बंद कर ली। इनके लब फड़फड़ा रहे थे और मिट्टी वो इसकी जानिब फूंक रहे थे। वो कर रहा था। ज़मीन बॉस हो गया था। तब तक अशरफ साहब रस्सी लेकर आ गए थे। उसे उठाकर उन्होंने बेड पर लिटाया और इसके हाथ पांव बेड से बांध दिए। वो ये सब अपने लख्त जिगर के साथ नहीं करना चाहते थे मगर मजबूर थे। उन्हें अपनी बेटी की जान अजीज़ थी। वो मज़ाहमत कर रहा था मगर कामयाब नहीं हो पा रहा था। छोड़ मुझे, छोड़, नहीं तो कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं। वो अपनी पूरी जान लगा रहा था मगर मौलवी ने एक घेरा बना दिया था। बेड के गिर्द अगर वो रस्सी खोल भी लेता तो वो इस जगह से बाहर ना जा सकता था। अचानक इसके ख़तरनाक आसान नरम हो गए और निम्रा की रोने की आवाज़ उभरी। अम्मी मुझे खोलें, अम्मी मुझे डर लग रहा है। वो तड़प कर बोली, मेरी बच्ची। वो भी एक माँ थी। अपनी बेटी की तड़प की आवाज़ सुनकर वो आगे बढ़ी थी और खोलने ही लगी थी कि रुको बेटी, ये गलती मत करना, वो तुम्हें भटका रहा है। वो इसे रोकते हुए बोले तो इसने गुस्से से हंकारा भरा और उल्फत बेगम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो 2 कदम पीछे हटी और रुख फेर कर खड़ी हो गई। क्यों इस लड़की के पीछे पड़ा है? छोड़ दे, वो तुझे क्या दे देगी, छोड़ दे इसे। वो इसे समझाते हुए बोले। इसने कहका लगाया, मुझे ये अच्छी लगी है, तुम लोग जो भी कर लो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। एक लड़की ने मुझे धोखा दिया और मैं इससे अपना बदला पूरा करूंगा। वो बैठा था और धारते हुए बोला, मगर फिर दोबारा लेट गया था। तुझे इस मासूम बच्ची को छोड़ना ही होगा। मौलवी साहब के लब फड़फड़ा रहे थे और वो दर्द से तड़प रहा था और चंद पल बाद इसका जिस्म झटके खाकर ढीला पड़ चुका था और फिर मौलवी साहब ने आंखें खोल ली थी। इसके गले में ये तावीज़ बांध दो। उन्होंने तावीज़ अशरफ साहब के हाथ में पकड़ाया। वो जैसे ही इसकी जानिब तावीज़ पहनाने के लिए बढ़े, उसने पट से आंखें खोली और गर्दन इधर से उधर करने लगा। नहीं नहीं नहीं, वो चीख रहा था और नहीं नहीं की गर्दान लाप रहा था। इसका जराना अंदाज देखकर अशरफ साहब रुके थे और मौलवी साहब को देखा था। इसकी मत सुनो, पहनाओ इसे ये तावीज़, इसको मैं देख लूँगा। वो इनकी नज़रों का महफूज समझकर बोले तो अशरफ साहब सर हाँ में हिलाया और काफ़ी तको-दो के बाद आखिरकार उन्होंने वो तावीज़ इसके गले में डाल ही दिया। अशरफ साहब को बहुत नुकसान पहुंचाना था लेकिन मगर उन्हें अपनी बेटी को बचाना था। चंद घंटा और मेहनत के बाद आखिरकार वो इसके जिस्म से निकलकर नेस्तो नाबूद हो गया था। सब ने शुक्र का कलमा पढ़ा था। निम्रा ने आहिस्ता से आंखें खोली थी। एक दिन में ही इसकी आंखों के नीचे हल्के हो गए थे। इसका जिस्म नहीफ सा हो गया था। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी थी मगर रस्सी की वजह से वो दोबारा लेट गई थी। इस दफ़ा उल्फत बेगम ने इसकी रस्सी खोलने से पहले मौलवी साहब को देखा था क्योंकि अब वो कोई हिमाकत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
अब खोल दो इस बच्ची के हाथ, बहुत बहादुर बच्ची है आपकी, इतनी मुश्किलों को पार कर कर आई है। उन्होंने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरा। उल्फत बेगम ने इसकी रस्सियाँ खोल दी थी और वो माँ के आगोश में छुपकर सिसक पड़ी थी। अशरफ साहब भी नम आंखों से इसके बालों में हाथ फेर रहे थे। वो काफ़ी सहम गई थी इस हादसे के बाद। अब वो बालों को खुला नहीं छोड़ती थी और मगरिब के वक्त वो गैलरी में नहीं जाती थी, बल्कि मगरिब के वक्त अपने अम्मी अब्बू के कमरे में ही रहती थी। इसकी छोटी सी गलती ने इसे इतनी ख़तरनाक मुश्किल में डाल दिया था। वो अब थोड़ी थोड़ी संभल रही थी। उन्होंने घर भी तब्दील कर लिया था। तो नाज़रीन, आपको मेरी कहानी कैसी लगी और मेरी कहानी को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी कहानी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।